सो है गाइस, वेलकम बैक टू यू इन दिस क्लास। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत चैप्टर सेकंड में। चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ वन पार्टी सिस्टम। सॉरी, चैप्टर का नाम ये नहीं है, चैप्टर का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है। इसे हिंदी में पता क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं एक दल का प्रभुत्व केंद्र। इट मीन्स दैट भारत की आज़ादी से लेकर 40 सालों तक अगर कोई सरकार चली थी तो यही चली थी। और इंडिया के अंदर अभी काफ़ी लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस को लेकर युद्ध चल रहा है। हालांकि ये चैप्टर पूरी तरीके से जब 2014 के अंदर मोदी की सरकार आई थी तो उस टाइम पीरियड पे चैप्टर को हटाने की बात करी गई थी और चैप्टर का कुछ पार्ट हट भी गया था। लेकिन क्योंकि ये पार्ट हमारे इतिहास और हमारे इलेक्शन से, हमारी पॉलिटिकल जर्नी से जुड़ा हुआ है और इसी चैप्टर से कनेक्शन 5th और 6th चैप्टर भी है, तो इसीलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ ऐप पे ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि उस ऐप के ऊपर आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं चैप्टर वाइज। नोट्स के साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके साथ पैसेज बेस्ड, कार्टून बेस्ड, एक्स्ट्रा टॉपिक इवन जो हमने कराए हुए हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपके आ रहे हैं इस बार 2024-25 के अंदर, वो भी चीज़ आपको हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द दूसरे प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़िए ताकि आपको एक्स्ट्रा अपडेट मिलती रहे। इस पूरे चैप्टर में है क्या? इस पूरे चैप्टर के अंदर है कि किस तरीके से भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार है। उसके साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ही ऐसी सरकार क्यों बनी जिसका डोमिनेंस आने वाले 15 सालों तक रहा। इवन मैं कह सकता हूँ कि 1951 से लेके लास्ट, अगर मैं राजीव गांधी की हत्या तक की बात करूँ 1990 तक की, तो लगभग ये 40 साल की जर्नी, इतनी बड़ी पार्टी है ये। बीच में इन पार्टियों के अंदर उतार चढ़ाव भी होता रहा। उस चैप्टर की जर्नी पूरी डिस्कस करी गई है, तो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ में हम ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर उस टाइम पीरियड पर अगर कांग्रेस सरकार थी तो क्या ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी, और ऑपोजिशन पार्टी थी तो कौन कौन सी थी, ऑपोजिशन पार्टी बनी तो क्यों बनी, कितनी स्ट्रॉन्ग थी, किन किन पार्टियों का नाम क्या था, और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऐसा कौन सा कंटेंट है जो अपलोड हुआ है इस सेशन में 2024 और 25 के अंदर, तो वो भी हम चैप्टर के ख़त्म करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि अधिकांश नए स्वतंत्र देशों ने गैर लोकतांत्रिक सरकार का विकल्प चुना। जैसे कि अगर हम बात करें 1947 की हमारी आज़ादी के बाद, तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री चाहती थी कि उन कंट्री के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रहे। नेशन जो था उस समय मेन था यूनाइट करना। इंडिया और पाकिस्तान पूरी तरीके से हिंदू और मुसलमान के झगड़े से जूझ रहा था, तो हमारा मेन मकसद था पहले उन्हें यूनाइट करना। तो भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर सबसे मुश्किल रास्ता था डेमोक्रेसी को एक कर पाना। क्यों? सबसे बड़ा रीज़न क्या था? सबसे बड़ा रीज़न था फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर द इंडियंस, इट इज़ द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। 3 केस हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ जानने की ज़रूरत ये है कि लोकतंत्र के स्टैब्लिशमेंट के लिए सरकार कर क्या रही है, लोकतंत्र के स्टैब्लिशमेंट के लिए सरकार ने कौन से स्टेप उठाए हैं, लोकतंत्र के स्टैब्लिशमेंट के लिए सरकार कह क्यों रही है कि सिर्फ हमें डेमोक्रेसी ही देश को सही रास्ते पे और सही तरीके से लेके जा सकती है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक के लिए डीपली कमिटेड थे। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी अगर नहीं होगी तो देश उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा जिस तरीके से उसे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए यही थी कि भैया डेमोक्रेसी किस तरीके से स्टैब्लिश होगी, और यही एक सही तरीका है जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक साथ जोड़ के रखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करा गया? इसके लिए देश के अंदर 2 तरीके के लोकतंत्र की स्टैब्लिशमेंट करी गई। एक लोकतंत्र था डायरेक्ट और एक लोकतंत्र था इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लोकतंत्र के अंदर जनता पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, डायरेक्ट लोकतंत्र के अंदर जनता पार्टिसिपेट कर रही थी। और डेमोक्रेसी का सही मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ डेमोक्रेसी का सही मतलब क्या है। तो डेमोक्रेसी का सही मतलब है, अगर कोई भी उम्मीदवार, जिससे हम उम्मीद करते हैं, उम्मीदवार बोलते हैं इसे, इंग्लिश में से रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। उम्मीदवार जो भी जनता जो है, जनता अगर आप देखो तो जनता वोट डालेगी, जनता इन्हें वोट डालेगी, और जनता जब इन्हें वोट डालती है तो आपको लोगों को पता होगा ऐसे प्रोसेस को ही लोकतंत्र कहा जाता है, जहाँ पर जनता स्वतंत्र हो अपने नेता को चुनने के लिए। और जब कोई भी उम्मीदवार चुन के आ जाता है तो इनके जो भी कामकाज है वो सारे कामकाज जो है इनका चुना हुआ नेता करे, और इसे लोकतंत्र कहा जाता है।
घर के अंदर अगर 10 लोग हो और 10 लोग मिलके सारे काम कर रहे हो तो 10 दिमाग तो लग रहे हैं, लेकिन डिसीजन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। डिसीजन मेकिंग के लिए उन 10 लोगों को किसी एक व्यक्ति को चुनना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार 10 लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते, हर बार 10 लोग एक जगह ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, हर बार 10 लोग एक जैसी सोच नहीं रख सकते। लेकिन उन 10 लोगों ने जब किसी एक व्यक्ति को चुना है तो वो 10 बंदों का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर सारी जनसंख्या एक साथ उठ के बैठ जाएगी तो फिर वो आपस में सिर्फ बातें कर सकती है, कोई डिसीजन नहीं ले सकती। इसीलिए आपने देखा होगा एक एमएलए जो होता है वो 5 से 10 लाख लोगों के ऊपर होता है और एक एमपी तो कई करोड़ों लोगों के ऊपर होता है। तो ऐसे में अगर हम लोकसभा की सीटें देखें तो 543 सीटें होती हैं, 543, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, मैक्सिमम 545 सीटें होती है। वो 545 लोग देश की 50,000 करोड़ जनसंख्या को, मतलब 50 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सोचो अगर हम 1 करोड़ जनसंख्या को कहीं खड़ा कर दे तो क्या वो आपस में बातचीत कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए इलेक्शन एक प्रोसेस बनाया गया जिसमें हम अपने नेता को चुनेंगे और जिसको हमने चुना है वो काम करेगा और जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल रहेगा, जवाबदेही और जिम्मेदारी उसकी बनी रहेगी। तो इसीलिए हमने एक इलेक्शन प्रोसेस बनाया और इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करा। इलेक्शन कमीशन 1950 के अंदर बनाया गया और दुनिया के पहले इलेक्शन ऑफिसर जो थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, पहले एक ही पोस्ट होती थी, अब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग हो गया और इसके नीचे डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 पोस्ट बना दी गई है, 1989 में बनाई गई थी। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफिसर सुकुमार सेन, जिन्होंने देश में इलेक्शन कराने की सोची। अब इलेक्शन इतना आसान नहीं है, इलेक्शन देश के लिए पहला एक आम मुद्दा था और दुनिया के लिए सबसे बड़ा जुआ था। उस समय देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी और उस टाइम पीरियड में सभी लोगों को समझाना कि इलेक्शन किस तरीके से होता है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। सो दैट इज़ वाई फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया, अब अगर आप देखो तो उस टाइम पीरियड पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए चुनना कि भैया कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होना है, कहाँ कहाँ पे इलेक्शन होना है, इलेक्टोरल लिस्ट तैयार करनी है, जो पोलिंग ऑफिसर्स है उनको ट्रेंड करना है, जो लोग वोट डालने जाएंगे उनको ट्रेंड करना है, पर्चियाँ कैसे बनेगी, आधार कार्ड था नहीं, किसकी एज कितनी होगी, सही उम्र क्या होगी, कैसे पता चलेगा। ये बहुत बड़ा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जुआ था। तो अगर आप डेटा की बात करें तो उस टाइम पीरियड पे डेटा में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग इलेक्शन के अंदर आए थे। आजकल लोग तो वोट डालने भी नहीं जाते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वोट डालने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वोट आपका बहुत कीमती है। एक वोट से आप सरकार को बदल सकते हैं, एक वोट से आप नई सरकार को बना सकते हैं। हर वोट बहुत ज़रूरी है और ये आपके देश के लिए, आपका एक वोट देश को कई गुना आगे बढ़ा सकता है। तो इसीलिए वोट पे ज़रूर फोकस करिए। पहला वोट फ्री एंड फेयर तो हो सकता है, लेकिन मैं फेयर पूरी तरीके से नहीं कहूँगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को खुद ही क्लियर नहीं है कि उस लड़की का नाम क्या है, उस औरत का नाम क्या है। कई पर्चियों के ऊपर फलाना की वाइफ, फलाना की बहू, फलाना की बेटी ऐसा लिखा होता था, तो डेटा क्लियर नहीं था। इसलिए पहला जनरल इलेक्शन जो था, आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा मतलब सही तरीके से नहीं हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं कि उतना भी दिक्कत नहीं आई। 1951 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ और लगभग आप कह सकते हो यहाँ पर 489 सीटें इन पर इलेक्शन हुआ, जिसमें से कांग्रेस आप देख सकते हो 2 बैलों की जोड़ी 364 सीटों को जीतती है। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 16 सीटें और अदर लोग जो है 125 सीटें जीत जाते हैं। अदर में बहुत सारी पार्टियां आ जाती हैं, तो ऐसे में टोटल सीटें जो बनती हैं वो इतनी बनती हैं। तो अगर आप देखो तो कांग्रेस का पहले इलेक्शन से लेके 3 इलेक्शन तक उनका ही डोमिनेंस बना रहा। 364 सीटें उस टाइम पीरियड पे मिली पहली लोकसभा में जब 489 था। लोकसभा में जब 494 सीटें आई तो 371 सीटें मिली। जब 494 सीटें थी तो फिर 360 सीटें मिली। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ 1952 से लेके 1967 के जनरल इलेक्शन तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, क्या बताइए कि कांग्रेस के जीतने के कारण ऐसा क्या था कि कांग्रेस ही आने वाले 15 सालों तक बनी रही। तो आप ये कह सकते हो नेशनल मूवमेंट को लेके। नेशनल मूवमेंट कौन सा, अगर आप सन 1942 तो नहीं कह सकता मैं कह सकता हूँ गांधी जी की एंट्री 1915 के अंदर हुई थी और गांधी जी की एंट्री के बाद गांधी जी 1929 के अंदर दोबारा पॉलिटिकल एक्टिव हुए थे। अगर आपको पता हो, जेल के अंदर होने के बाद वो दोबारा जेल से बाहर आए थे और उस टाइम पीरियड में 1929 के अंदर नेहरू जी की उनसे सही मुलाकात हुई और उसके बाद नेशनल मूवमेंट में जब गांधी जी का रोल
नेहरू जी का रोल आया तो नेहरू जी एक उभरे हुए चेहरे के रूप में निकले और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर, सिर्फ नेहरू ही नहीं, इवन बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ऐसे थे जिन्होंने देश में नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और जनता को उनके चेहरे याद थे। और इसी वजह से नेशनल पार्टी कांग्रेस उस टाइम पे पहले 15 साल यानी कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन तक वही पार्टी जीतती रही। दूसरा कारण, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थी पहले से ही। इसके एमपी एमएलए आपको पूरे भारत में शुरुआती समय से मिल रहे थे। कांग्रेस पार्टी स्प्रेड थी, वो हर हिस्से पे चुनाव लड़ रही थी, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, नेहरू जी की लीडरशिप को लेकर, नेहरू जी पहले भी कांग्रेस के मेंबर रह चुके हैं। 1929 में नेहरू जी को उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का चेयरपर्सन भी बनाया गया था, जब उन्होंने उस टाइम पीरियड पे कंप्लीट डोमिनेंस की मांग करी थी। तो उस टाइम पीरियड पे भी नेहरू जी की बहुत चलती थी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि गैर कांग्रेसी सरकार जितनी भी थी वो अपने आप को एक साथ ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई, इसलिए कांग्रेस को हरा नहीं पाई। एग्जाम्पल के लिए इस समय बीजेपी सरकार को हराने के लिए सारी पार्टियां हर स्टेट के अंदर दूसरी सरकारों के साथ अलायंस कर रही है, पर बीजेपी के साथ नहीं कर रही है, तो इससे बीजेपी को हराया जा सकता है ना। तो ऐसे में सेम यही चीज पहले 15 सालों तक कांग्रेस के खिलाफ किसी ने कुछ भी नहीं करा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इस पूरे चैप्टर में क्या है। वीडियो लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।